नमस्कार दोस्तों, हम लोग अरिहंत प्रकाशन विज्ञान का जो कैप्सूल है हैंड रिटन, इसका हम लोग रिवीजन कर रहे थे साइंस का। और इसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर भौतिक राशियां तथा मात्रक, दूसरा गति, तीसरा बल तथा गति के नियम कर लिए हैं। और आज हम लोग करेंगे चौथा चैप्टर कार्य शक्ति तथा ऊर्जा, कार्य शक्ति तथा ऊर्जा। तो चलिए इसको देखते हैं। ये रहा आपका कार्य ऊर्जा शक्ति चैप्टर। इसमें हम लोग कार्य के बारे में देखेंगे, शक्ति के बारे में देखेंगे और ऊर्जा के बारे में देखेंगे। तो देखिए कार्य क्या है, परिभाषा तो हालांकि कोई पूछता नहीं है। दिया है कि वस्तु को बल लगाकर जब उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसी को कार्य कहते हैं। अगर किसी वस्तु पर आप बल लगाए हैं और उसकी स्थिति में आप परिवर्तन कर दिए तो उसी को हम लोग कहते हैं बल। इसका फार्मूला होता है W, वर्क मीन्स कार्य। तो W बराबर FS cos थीटा, ठीक है। यह एक अदिश राशि है। ओके, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ओके, इतना बात, इतना ही दिया है। F बराबर, एक मिनट, F बराबर W ना, एक मिनट, W कार्य बराबर FS, कितना जगह FD रहता है तो D रह चाहे S। D में डिस्प्लेसमेंट, वही दूरी विस्थापन, या S मैंने भी वही दूरी विस्थापन, cos थीटा। F बल है, इसका मात्रक होगा न्यूटन। S दूरी है तो मीटर, न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है। इसी को हम लोग जूल बोलते हैं, ओके। ऐसी का ये SI मात्रक है, इसका CGS मात्रक होता है अर्ग, ये होता है CGS मात्रक। ओके, तो यही यहाँ पर दिया है कि 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। ठीक, देखिएगा ये वस्तु है आपकी। अगर इधर ही बल लगा रहे हैं और इधर ही विस्थापन हो गया तब तो कोण 0 बनेगा। तो cos 0 अंश का मान 1 होता है। लेकिन यही मान लीजिए कि आप थोड़ा सा ऊपर से खींच रहे हैं या खड़े होकर खींच रहे हैं। मान आप खड़े होकर खींचेंगे तो इधर से खींचेंगे, एक मिनट, आप खड़े होकर खींचेंगे, ये वस्तु है, खड़ा होकर खींचेंगे तो ऐसे कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। अब वस्तु ऐसे आएगी तो इसी एंगल को थीटा मानते हैं। ऐसी दिशा में विस्थापन होगा। हाँ देखिए, अगर बल की दिशा में विस्थापन होगा तो कार्य पॉजिटिव होगा। अगर मान लीजिए कि बल की दिशा के विपरीत दिशा में विस्थापन होगा, मान लीजिए बल इधर लगा रहे हैं और विस्थापन इधर हो रहा है तो कार्य निगेटिव हो रहा है। और कार्य लंबवत 0 काम कब होगा, जब ये बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बने। मान लीजिए ऊपर आप बल लगा रहे हैं और वस्तु इधर विस्थापित हो रही है या इधर विस्थापित हो रही है, ठीक। ऊपर बल लगा रहे हैं, नीचे बल लगा रहे हैं, वस्तु इधर उधर विस्थापित हो रही है। तो क्योंकि 90 डिग्री का बनेगा कोण, आकाश 90 का मान होता है 0, ये हो जाएगा पूरा 0। ओके, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो आपको बता दिया। 1 ग्राम सेमी बराबर 981 अर्ग होता है। एक कार्य का प्रकार जैसा धनात्मक कार्य क्या होता है कि बल की दिशा में विस्थापन हो जाए। अगर इधर बल लगा रहे हैं और वस्तु भी इधर खींच के चली जाए तो हो गया आपका पॉजिटिव कार्य। ऋणात्मक कब होगा कि बल लगा रहे हैं आप इधर और वस्तु विस्थापित हो रही है इधर विपरीत, तो हो जाएगा ये आपका निगेटिव कार्य। शून्य कार्य कब होगा, वही दिया है कि आप बल लगा रहे हैं ऊपर या नीचे, आपकी वस्तु विस्थापित हो रही है दाएं बाएं, तो ये हो जाएगा आपका शून्य कार्य। देखिए बोझ उठाकर स्थिति में परिवर्तन। हाँ, अगर बोझ उठाएं आप सर और आगे चल रहे हैं तो आप तो विस्थापित हो रहे हैं आगे, वस्तु को लेकर विस्थापित कर रहे हैं आगे। अब वस्तु बल लगा रही है नीचे तो 90 डिग्री हुआ। इसीलिए कूली वाला ज़्यादा पूछता है कि कूली ने भाई
सामान उठाया सर पे, इधर उधर घूमा, बताइए कार्य कितना हुआ? तो 0 हुआ। हालांकि फिजिकली वो तो काम किया, लेकिन साइंस नहीं मानता है। ठीक, ऐसे ही देखिए वृत्ताकार पथ पे अगर आप गति कर रहे हैं तब वो कार्य 0 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी 0 रहेगा। तो ये होते हैं कार्य 0। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वस्तु 40 न्यूटन, अच्छा हाँ पहले जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं, बराबर 40 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में 30 अंश का कोण बनाते हुए 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट आपका दे दिया 10, या इसी को यस बोल सकते हैं, दे दिया 10 मीटर विस्थापित बल द्वारा कृत कार्य। तो आपको पता है यह बराबर Fs काश थीटा। तो कितना हो गया? F का वैल्यू दिया है 40 और S का वैल्यू दिया है 10। आकाश 30 अंश, यहाँ पर लिख देंगे 30 अंश का मान होता है √3/2। तो 400 गुणे √3/2 कट जाएगा, 200 हो जाएगा, तो हो जाएगा 200 √3 जूल हो जाएगा ना। तो यही यहाँ पे सॉल्व करके दिया हुआ है और ये दे दिया है, और 1.43 का गुणा भी, 1.7 का गुणा इसमें कर देगा तो यही आएगा। ओके, तो वैसे भी हम लोग फास्ट करेंगे। आप देखिए संरक्षित तथा असंरक्षित बल क्या होता है। संरक्षित तथा असंरक्षित बल, संरक्षित बल एक तरह से ये समझ लीजिए, कैसे बताऊं, हाँ संरक्षित बल में जैसे मान लीजिए कोई काम करेंगे ना, संरक्षित बल में कोई काम करेंगे तो जितना बल या जितना ऊर्जा उस काम को करने में लगेगा, अगर उतना ऊर्जा उसे पुनः अपनी पहली स्थिति में आएगा तो उतना ऊर्जा आपको दे देगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से उठा के इतना ऊपर रखें तो उसने कुछ ऊर्जा इसमें स्टोर हुई होगी, स्थितिज ऊर्जा, सॉरी क्या हो रहा है, इतनी ऊर्जा स्टोर हुई हुई, फिर उसे पुनः यहाँ पे इतना ला दें तो ये क्या होगा कि उतना ऊर्जा आपको दे देगी। यही होता है संरक्षित बल, जबकि असंरक्षित में नहीं होता है। अगर यहाँ पर जाने में हमने कुछ ऊर्जा लगाया तो वो जब वापस आएंगे तो इतना ऊर्जा नहीं मिलेगी, कुछ कम हो जाएगी, तो हो जाता है संरक्षित बल। ठीक है, इसमें देखिए इसमें कुछ बातें होती हैं, जैसे दिया हुआ है देखिए संरक्षित बल में किया गया कार्य प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, जबकि इसमें प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर न करके पथ पर भी निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए इसमें क्या है कि ऐसे 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 कोई वस्तु उठाई गई, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसमें क्या है कि ये सीधा यहाँ और यहाँ तक के बीच की दूरी देखेगा, जबकि इसमें नहीं है, इसमें पूरा पथ देखेगा असंरक्षित बल में। इसमें बंद पथ के अनुदिश किया गया कार्य 0 होता है। जैसे मान लीजिए वृत्ताकार पर काम कर दिए तो विस्थापन 0 हो गया, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, पथ के अनुदिश किया गया कार्य होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण है, स्थिर वैद्युत है, बल है, चुंबकीय बल है। इसमें क्या है, घर्षण बल हुआ, श्यान बल हुआ, क्योंकि एक बार ही खत्म हो जाते हैं, फिर कहाँ आता है घर्षण बल। तो वे संरक्षित बल के उदाहरण। आपको बस यही इसमें ज़्यादा है कि इसमें ये अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है संरक्षित बल, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। ओके, देखिए शक्ति, अब शक्ति देख लेते हैं। पावर क्या होता है, तो P बराबर कार्य करने की दर। शक्ति यही होता है ना जी, कि कोई कितना फास्ट काम कर रहा है जी, कम समय में जो ज़्यादा काम करेगा वो उसकी शक्ति ज़्यादा है, जो कम समय में ज़्यादा काम करेगा उसकी शक्ति ज़्यादा है, जो ज़्यादा समय ले रहा है काम करने में उसकी शक्ति कम है। तो यही फार्मूला बन गया कि P बराबर W/T, कार्य करने की क्षमता या दर, कार्य करने की दर P बराबर W/T। अगर कम समय लेगा तो कार्य, मान लीजिए कि 10 कार्य है, अगर कोई 2 सेकंड में कर रहा है, कोई 5 सेकंड में कर रहा है, तो इसकी क्षमता है
सिंपल सी है कि इसकी ज़्यादा है इसकी कम है, तो ये होता है फार्मूला। अब देखिए इसका मात्रक ही होता है, आपको भी पता है किसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जूल, नीचे वाले का हो जाएगा सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, या जूल पर सेकेंड भी आप कर सकते हैं, ऐसे हो जाए भाई, जूल पर सेकेंड कर सकते हैं, जूल पर सेकेंड, या इसी को हम लोग बोलते हैं वाट, इसी को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग दैनिक जीवन में जैसे अश्व शक्ति लाते हैं, वाट को शक्ति को नापने के लिए अश्व शक्ति, किलोवाट, मेगावाट, दैनिक जीवन में इसी का ज़्यादा यूज होता है, या इसी को अंग्रेजी में हार्स पावर बोलते हैं, क्योंकि घोड़ा से नापना लोग शक्ति को सिंपल समझें। जैसे आज मोटर भी जाएंगे विद्युत वाला लेने, या ट्रैक्टर भी होता है तो, या कोई गाड़ी भी रहती है तो इतना हार्स पावर की है। जैसे मेरा ट्रैक्टर था तो शायद 44 की 43 हार्स पावर का है, 44 हार्स पावर का, यानी 43 घोड़ों के बराबर उसमें जान है। देखिए एक हो सकती है, बहुत पूछता है, 746 वाट होता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होगा, यानी 10⁻³ वाट होगा, और 1 मेगावाट में 10⁻6 वाट होगा। ओके, इसमें इम्पोर्टेंट है, यही ज़्यादा पूछता है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हो कि 40 kg भार की एक वस्तु, देखिए m बराबर कितना दे दिया, 40 दे दिया, फिर ऊंचाई हाइट कितना दे दिया, 2 मीटर दे दिया, 4 सेकेंड में चढ़ जाता है, टाइम कितना दे दिया, 4 सेकेंड दिया, 4 सेकेंड में ऊपर चढ़ जाता है, उस व्यक्ति की शक्ति की गणना कीजिए। तो पहले हमें कार्य निकालना पड़ेगा, कार्य वगैरह आपको बताया कि FD होता है, अब तो हमें पता नहीं है, तो MI हो जाएगा, MI या MD, या फिर कितना डिस्टेंस चला, एक ही बात है। तो M मास अपना 40 है, हाइट कितनी है, अरे हाँ, अच्छा MI होता है ना, MI तो यहाँ पर G हो जाएगा, G हो जाएगा आपका 10, और एक कितना चढ़ा है, 2 मीटर चढ़ा है, तो 2, तो कितना हो जाएगा 800, ये हो गया। कितना समय में चला, तो 4 सेकेंड में चला, 4 से घटा दीजिए, क्योंकि W बराबर, अरे P बराबर W/T होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8, 0 0, यानी 200 आपका हो गया। अरे गलती, अच्छा ये 9.8 लिया है, इसीलिए इसका कम आया है, 196 वाट आया है मेरा 200, तो 9.8 लेने पर सही हो जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। ऊर्जा, देखिए ऊर्जा क्या है, तो आपको भी पता है कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, यह एक अदिश राशि है, क्योंकि कार्य भी एक अदिश राशि है। इसके मात्रक जूल, अर्ग, वही जो उसके होते हैं वही इसको होता है। दैनिक जीवन में इसका ज़्यादा किलोवाट घंटा प्रयोग किया जाता है, लाइट के बिल में ज़्यादा इसका प्रयोग किलोवाट घंटा किया जाता है। ओके, यहाँ पे दिया भी है कि एक अर्ग में कितना जूल होता है, तो आपको पता था कि 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है, अर्ग होता है। तो इधर जाएगा तो एक अर्ग में कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7 जूल हो जाएगा। कैलोरी की में कितना होता है, तो 4.2 जूल होता है। किलोवाट घंटा में इम्पॉर्टेंट है, पूछता है, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। इलेक्ट्रॉन वाट में 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिए। ये वाला किलोवाट की 1 किलो घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। देखिए ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप। अब हाँ, ऊर्जा कई प्रकार की होती है। उसमें ऊर्जा होती है जो ऊष्मा से हम लोग को ताप से प्राप्त होती है। विद्युत ऊर्जा होती है जो धारा प्रवाह, यानी ये बढ़ता है, क्या नाम है, धारा प्रवाह के कारण प्राप्त ऊर्जा। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का धारा प्रवाह होता है। और ठीक है, रासायनिक ऊर्जा रासायनिक अभिक्रियाओं से जो हमें प्राप्त होता है। प्रकाश ऊर्जा क्या है, तो सूर्य की किरण या प्रकाशिक स्रोत कोई भी है उससे हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। ध्वनि ऊर्जा तो वाद्य यंत्रों से होता है। नाभिकीय ऊर्जा तो नाभिकीय विखंडन या संलयन से हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा
तो वस्तु द्वारा किए गए यांत्रिक कार्य से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, आपको भी पता है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किधर गया भाई, नीचे दिया क्या, हाँ यहाँ पे दिया है स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा। ओके, देखिए यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, एक मिनट साफ थोड़ा सा कर लूँ। हाँ, यांत्रिक ऊर्जा ये तो हो गया ना गतिज ऊर्जा। तो आपको भी पता है कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है ना, यानी के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। ओके, इसको थोड़ा सा और इसका मॉडिफाई कर दें फार्मूला को। देखिए आपको भी पता है कि के बराबर, थोड़ा सा इसको पतला कर लेता हूँ, एक मिनट, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है। अगर ऊपर मैं एम से गुणा कर दूँ और नीचे एम से भाग कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो जाएगा हाफ एम स्क्वायर बी स्क्वायर बटा में एम। ये देखिए पी ऐसे हो जाए भाई, पी बराबर एम बी होता है ना, पी बराबर एम बी, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी हाफ पी स्क्वायर अपान एम। देखिए इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है, पी स्क्वायर बराबर के ई काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बटा में हाफ और 2m। ओके, अच्छा इसको और मॉडिफाई करके एक तरह से लिख सकते हैं, देखिए हाफ एम भी स्क्वायर ना, तो इसमें से भी को अलग कर लेते हैं, एम भी और भी इंटू में, इसे हाफ पी भी लिख सकते हैं क्या, तो भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एक ही बात है सब, मैं आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे आप तो जानते ही होंगे। तो देखिए क्या है कि दो अलग अलग वस्तुओं के अगर द्रव्यमान बराबर है, अगर ये द्रव्यमान बराबर है तो जाहिर सी बात है कि हल्की वस्तु रहेगी उसकी गतिज ऊर्जा अधिक रहेगी और जो भारी वस्तु रहेगी उसकी गतिज ऊर्जा कम रहेगी। अगर द्रव्यमान बराबर है तो द्रव्यमान बराबर रहेगा तो क्या बोला है, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की सॉरी अगर देखिए अलग अलग द्रव्यमान है, अगर कोई वस्तु है अलग अलग द्रव्यमान है, तो अलग अलग द्रव्यमान है तो और इस संवेग समान है, मान लीजिए संवेग समान है, किसी का P1 और P2 समान है और इसके द्रव्यमान अलग अलग है, M1 है M2 है, V1 है V2 है। तो आपको पता है कि अगर अलग अलग द्रव्यमान है और संवेग बराबर है तो जो हल्की वस्तु रहेगी उसका संवेग ज़्यादा होगा और जो हल्की वस्तु रहेगी उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, जो भारी वस्तु रहेगी उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी, क्योंकि जिसका द्रव्यमान हल्का है उसका यही तो बढ़ाएगा वेग, ये मान बढ़ाएगा यही ना, वेग ही बढ़ाएगा। तो इसलिए गतिज ऊर्जा में चाहिए हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी तो ये भी बढ़ा देगा, इसलिए उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी ज़्यादा। आगे आगे दिया कि 1500 kg द्रव्यमान, यानी कोई वस्तु है उसका मास कितना दिया है 1500 kg। एक कार भी बराबर 7200 किलोमीटर पर आवर के चाल से गतिमान है, इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इतना द्रव्यमान की वो कार है जो इतना की, तो पहले तो किलोमीटर इसे मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से पूरा कर देंगे, 18 का 18 36 54 7 72, 4 आने में तो 5 को 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। बस अब इसको पूरा कर देते हैं, तो के ही बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, तो एम का वैल्यू कितना है 1500, अब भी का वैल्यू भी स्क्वायर होता है ना तो 20 × 20
तो 1 से 2 से 2 10 हो जाएगा, तो 200 गुणे 10, तो 1500 गुणे 200 बराबर 15 के 30 और 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो हो जाएगा। अगर इसको भी ले लेंगे तो 5 जीरो तो 3 इंटू 10⁵ जूल हो जाएगा, है ना। तो हो गया उत्तर, देखिए आया हुआ है। तो यह हम लोग देख लिए पावर के बारे में। अभी सॉरी काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा, तो कोई भी वस्तु जिस स्थिति में रहती है वो अपने पास उस ऊर्जा रखती है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु कहीं पर विरामावस्था में पड़ी हुई है तो उसके पास अपना स्थितिज ऊर्जा है। जैसे धनुष तान के वजह से छोड़े हुए हैं तो वो भी कोई ना कोई ऊर्जा लेके ऐसे तना हुआ है, तो ये भी स्थितिज ऊर्जा है। अगर ये डैम में पानी इकट्ठा हुआ है तो यहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया है, आके रुक गया है, गतिज ऊर्जा मतलब कि बहते बहते आके यहाँ पर रुक गया है। तो इसका भी कोई भी वस्तु अपनी जिस अवस्था में बनी हुई है उसकी एक स्थितिज ऊर्जा होती है। ओके, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला तो होता है पोटेंशियल एनर्जी PE बराबर mgh। जितने ही ऊपर आप जाते रहेंगे ये बढ़ता जाएगा और ये आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है ऊपर जाते जाते जी घटने लगता है, तो ऐसा नहीं कि ऊपर चले जाएंगे तो बढ़ जाएगा, क्योंकि जी इसमें घटने लगता है। ओके, अब यहाँ पर दिया है स्थितिज ऊर्जा के भी प्रकार, तो देखिए उसमें देखते हैं क्या दिया है। स्थितिज ऊर्जा के प्रकार में दिया है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, भार को पृथ्वी धरातल से ऊपर उठाने पर क्षमता, वही U बराबर mgh, फार्मूला वही है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है कि m बराबर 40 kg की कोई द्रव्यमान की वस्तु है, 5 मीटर ऊंचा उठाया गया है। इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आपको पता है mgh। m की वैल्यू 40, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू कहाँ गया भाई, h की वैल्यू 5। तो कितना हो जाएगा 400 गुणे 5, तो 5 चौको 20, ये हो जाएगा 2000 जूल। ठीक है, तो हो गया, देखिए यहाँ पर आया 2000 जूल। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ मतलब मान लीजिए कोई वस्तु को खींच के आप छोड़े हैं तो उसमें भी अपनी एक स्थितिज ऊर्जा बनी हुई है। देखिए यहाँ पे स्प्रिंग का दिया हुआ है, ये ज़्यादा पूछता है क्योंकि और पढ़ेंगे ऊपर तो दुनिया भर के सब चीज़ों का प्रत्यास्थ दिखाएगा, लेकिन ये ज़्यादा पूछता है। तो के बराबर, जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग को आप खींच के रखे हुए हैं तो उसमें कितना स्थितिज ऊर्जा है, या उसे दबा के जैसे भी कोई भी वस्तु फैलने उड़ने वाली है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात किया हुआ है। तो U बराबर हाफ kx²। अब के जो है वो स्प्रिंग का नियतांक होता है। ठीक है, के जो होता है आपको वैल्यू ऑलरेडी दिया रहेगा, स्प्रिंग का ये नियतांक होता है। ओके, अब देखिए अब दिया हुआ है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम में क्या है, बस यही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ऊर्जा न तो खत्म की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ओके, यही है इसका नियम। अब यहाँ पर कुछ दिया है, इम्पॉर्टेंट है, ये पूछता है आपका एग्जाम में कि सोलर सेल क्या करता है। तो आपको पता है कि जो प्रकाश जो सौर ऊर्जा आती है, प्रकाश ऊर्जा आती है, उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। डायनेमो क्या करता है, तो आपको पता है कि जो जनरेटर में लगा रहता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा जैसे उसमें लाइन देंगे तो जैसे चारा बालने वाली मशीन हुआ या किसी और चीज़ में यूज कर लेते हैं तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। माइक्रोफोन क्या करता है, जैसे आप लीड लगाते हैं तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। लाउड स्पीकर डीजे क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। सितार क्या करता है, आपकी जो यांत्रिक ऊर्जा है इस पे हाथ लगा के बजाते हैं तो ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। बल्ब हुआ, ट्यूबलाइट हुई या हीटर क्या हुआ, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। मोमबत्ती क्या होता है, तो ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देगी।
कोयला क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, क्योंकि उसमें मिलता है ना। विद्युत सेल क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इंजन क्या कहते हैं कि ऊष्मा ऊर्जा को, क्योंकि उसमें दहन होती है ना, तो ऊष्मा ऊर्जा है ना यांत्रिक ऊर्जा में। अब प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि उसमें प्रकाश के छोटे छोटे फोटान पड़ते हैं, एनर्जी पड़ती है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ओके, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। हम लोग आगे देखेंगे गुरुत्वाकर्षण नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।